वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स की। दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स को अपन करेंगे दो पार्ट के अंदर। दोस्तों इसकी जो पहले वाली सीरीज होगी उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन, फोटोन एवं प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं एक्सकिरण यानी दोस्तों चारों हैं इनको अपन करेंगे यानी पहली सीरीज के अंदर। तो इसकी जो सेकेंड सीरीज होगी उसके अंदर अपन करेंगे परमाणुविक एवं आणविक भौतिकी है उसको क्लियर करेंगे सेकेंड सीरीज में। तो दोस्तों अपन इसकी स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज। और पहली सीरीज का जो पार्ट नंबर 1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं क्या दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों यानी हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है इसके अंदर बताना है कि दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है इसकी खोज आपको बतानी कि कौन से वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। जैसे थॉमसन के द्वारा, निल्स बोर के द्वारा, मिलिकन के द्वारा या चैडविक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की गई थी वो की गई थी मिलिकन के द्वारा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मिलिकन है उन्होंने क्या किया था कि दोस्तों हमारे जो कोई दो आवेशित प्लेटें थी उसके मध्य में एक तेल की बूंद को रखा। तो दोस्तों हमारा जो तेल की बूंद का जितना भार होता है दोस्तों उस पर उतना ही एक यानी ऊपर की ओर विद्युत बल यानी लगाया गया, जिससे कि क्या होगा कि दोस्तों यानी जो बूंद है उसको दोनों प्लेटों के मध्य में स्थिर रखा गया। तो उस कंडीशन में हमारा जो विद्युत बल एवं जो हमारा गुरुत्वीय बल है उन दोनों की तुलना करके हमारी जो बूंद है इस पर आवेश का मान निकाल लिया गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो मिलिकन है मेडिकल वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश की खोज की। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है उसी के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया कि कैथोड किरणों में होते हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एल्फा कौन। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो कैथोड रेज होती हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों याद रखना हमारी जो कैथोड रे होती हैं वो हमारी नेगेटिव किरणें भी कहते हैं इसको, यानी दोस्तों इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इस पर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखना जो कैथोड किरणें होती हैं वो किसकी कंसिस्ट ऑफ होती हैं, वो होती हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हो कि धन किरणों की खोज किसने की थी। यानी दोस्तों हमारे जो पॉजिटिव रेज होती हैं उनकी खोज आपको बतानी कि कौन से वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों याद रखना जो हमारी जो पॉजिटिव यानी किरणें होती हैं, धनात्मक किरणें होती हैं, उनकी खोज की थी जे थॉमसन ने। और यदि दोस्तों आपको पूछ लिया जाए हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं इनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो याद रखना दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें या हमारी जो नेगेटिव रेज होती हैं उसकी दोस्तों जो खोज की थी वो की थी यानी विलियमसन क्रुक्स ने। यानी दोस्तों हमारा जो विलियमसन क्रुक्स वैज्ञानिक है उन्होंने तो यानी हमारी जो कैथोड किरणें हैं उनकी खोज की थी। ये दोस्तों हमारी जो धन किरणें हैं उसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि कैथोड किरणों की कण प्रकृति सिद्ध होने का कारण है। दोस्तों आपको बताना कि हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं वो हमारी तरंग प्रकृति एवं कण प्रकृति दोनों प्रकार की होती हैं। तो इसकी जो कण प्रकृति होती है वो आपको बताना है कि किसके द्वारा सिद्ध होती है, यानी किरण का निर्वात में चलने के कारण, या किरण का विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित के कारण, या किरणों के द्वारा प्रतिदीप्त उत्पन्न करना, या इसके द्वारा प्रतिछाया उत्पन्न करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो किरणें होती हैं यदि दोस्तों इसके अंदर इसको यदि अपन विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेशित कराते हैं तो दोस्तों यानी यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है यानी विक्षेपित हो जाती है। इसके द्वारा दोस्तों अपन कह सकते हैं कि दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं वो उसकी यानी एक कण प्रकृति होती है। क्योंकि दोस्तों अपन यानी विद्युत क्षेत्र में या जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर कोई भी हमारा जो यानी आवेशित कण है उसको यदि अपन प्रवेश करवाते हैं तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र में तो यह यानी ये दोस्तों इसकी यानी अधिक वेलोसिटी से गति करने लग जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र में यह वर्तीय पथ पर गति करने लग जाती है यानी दोस्तों यह विक्षेपित हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि अपन इसको कैथोड किरणों को प्रवेश कराते हैं तो दोस्तों यह भी यानी आवेशित कणों की तरह ही विक्षेपित हो जाती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं उसकी कण प्रकृति भी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हो कि मिलिकन के प्रयोग में तेल का उपयोग किया जाता है, इसका कारण है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो मिलिकन तेल बूंद प्रयोग है या मिलिकन ने जिस यानी विधि के द्वारा आवेश ज्ञात किया था उसके अंदर दोस्तों उसके अंदर तेल का उपयोग किया गया, तो वो आपको बताना है किस कारण किया गया था। तेल चिकना होने के कारण, या इसका घनत्व अधिक होता है, या यह वाष्पशील है, या यदि यह वाष्पशील नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि दोस्तों हमारा जो तेल होता है यह वाष्पशील नहीं होता है, इसी के कारण यानी इसके अंदर दोस्तों तेल की बूंद का उपयोग किया गया। यदि दोस्तों अपन तेल की जगह यदि पानी की बूंद को काम में लेते तो दोस्तों क्या होता है कि पानी
का दोस्तों जल्दी से यानी वाष्पशील हो जाती है दोस्तों, ये हवाई में विलित हो जाता है। तो दोस्तों यानी कि वाष्पशील को रोकने के लिए ही पानी की जगह यानी कि तेल की बूंद का प्रयोग किया गया था, क्योंकि दोस्तों हमारी जो तेल की बूंद होती है वह वाष्पशील नहीं होती है। तो इसके वाष्पशील नहीं होने के कारण यानी वाष्पशील को रोकने के कारण ही मेंडलकन ने अपने प्रयोग के अंदर जो तेल का उपयोग किया था। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पुंज विद्युत क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यदि यही पुंज विद्युत क्षेत्र में गुजरेगा तब इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, संवेग बढ़ता है या स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, या ऊर्जा एवं संवेग दोनों ही अपरिवर्तित रहते हैं। दोस्तों याद रखना, जब यानी किसी यानी इलेक्ट्रॉन को यदि अपन विद्युत क्षेत्र में यदि प्रवेश कराते हैं तो उसे यदि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसके विपरीत होती है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो हमारी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों यदि अपन इलेक्ट्रॉन को यदि मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत यदि प्रवेश करवाते हैं तो याद रखना दोस्तों, इसकी जो वेलोसिटी का मान होता है वो उतना ही रहता है। एंड दोस्तों यह उतनी ही वेलोसिटी से लेकिन वर्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, यदि इसकी वेलोसिटी का मान मैग्नेटिक फील्ड में हमारा अपरिवर्तित रहता है दोस्तों, हम जानते हैं संवेग हमारा mv होता है और काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 mv² होता है। तो इसके कारण दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी का मान नियत रहने के कारण संवेग एवं हमारी जो गतिज ऊर्जा है उन दोनों का आंकिक मान दोस्तों वो भी हमारा संरक्षित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन पुंज को यदि विद्युत क्षेत्र में गुजारते हैं तब तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन यदि इसको अपन चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो दोस्तों न तो इसका संवेग परिवर्तित होगा और न ही इसकी ऊर्जा अपरिवर्तित होगी, यानी दोनों ही अपरिवर्तित रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 7वां क्वेश्चन है। आपका जो 7वां नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि मिल्लिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि में निम्न में से किस नियम का उपयोग होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो मिल्लिकन ने यानी तेल बूंद प्रयोग है उसके अंदर उसने किस नियम का पालन किया था, एम्पियर के नियम का, स्टोक के नियम का, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। याद रखना दोस्तों, मिल्लिकन ने आवेश ज्ञात करने की जो अपनी विधि है उसके अंदर स्टोक के नियम का पालन किया था, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं किसी भी यदि अपन पदार्थ को किसी माध्यम यानी स्वतंत्रता पूर्वक यदि छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि दोस्तों इस पदार्थ का जितना भार होता है इस पर इस माध्यम के द्वारा उतना ही फोर्स ऊपर की ओर यानी लगने लग जाता है, जिससे कि दोस्तों इस पर नेट फोर्स 0 होता है और ये हमारी स्थिर अवस्था यानी दोस्तों नियत वेलोसिटी से गति करने लग जाता है। दोस्तों यानी हमारा जो नेट फोर्स इस पर 0 होता है यानी विपरीत बढ़ने के लगने के कारण दोस्तों इसी नियम को ध्यान में रखकर हमारा जो मिल्लिकन वैज्ञानिक है उन्होंने दोस्तों इस यानी बूंद है इस पर ऊपर की ओर एक यानी विद्युत बल यानी लागू कर दिया, जिससे कि दोस्तों भार एवं विद्युत बल बराबर नहीं किया, इस पर नियत फोर्स 0 जाएगा और यह यानी दोस्तों इस प्लेटों की मध्य स्थिर रह गई। दोस्तों स्थिर रखने के लिए दोस्तों हमारा जो मिल्लिकन वैज्ञानिक है उन्होंने जिस नियम का पालन किया था वो हमारा स्टोक का नियम। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी मिल्लिकन ने आवेश ज्ञात करने की विधि में जिस नियम का पालन किया था वो है स्टोक का नियम। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए आपके 8th क्वेश्चन दोस्तों 8वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निम्न में से किस कारण से बदलता है। दोस्तों आपको बताना है हमारा जो इलेक्ट्रॉन का दोस्तों जो मास होता है वो द्रव्यमान होता है वो किसके कारण से बदलता है, कैथोड किरण ट्यूब के आकार के कारण, या जी के मान में परिवर्तन के कारण, या वेग के कारण, या इलेक्ट्रॉन के आकार के कारण। दोस्तों याद रखना, जो हमारे थॉमसन वैज्ञानिक है उन्होंने हमने बताया था कि दोस्तों हमारा जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो दोस्तों हमारा जो किस प्रकार से चेंज होता है उसका एक फॉर्मूला दिया था 1 - v²/c²। है दोस्तों, यदि यानी कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है यदि यह v वेलोसिटी से गतिशील है तो इसका जो नया मास होगा हमारा ये हो जाता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं कि जैसे ही यानी दोस्तों अपन यानी इसको अधिक वेलोसिटी से गति कराते हैं तो दोस्तों इसका जो मास का मान होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे वाली संख्या का मान कम हो जाएगा यदि वे को मान को बढ़ाएंगे। यदि दोस्तों इसको यानी वेलोसिटी का मान यदि अपन कम कर देते हैं तो दोस्तों इसका जो मास का मान होता है वो भी हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान बदलता है वो बदलता है इसके वेग के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हो कि जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो विशिष्ट आवेश का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या किसी वेग तक बढ़ता है फिर अचानक से यानी घटना शुरू हो जाता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा दोस्तों जो विशिष्ट आवेश है दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज होता है वो क्या होता है। दोस्तों स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारा Q/m, यानी एकांक द्रव्यमान का आवेश है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा जो विशिष्ट आवेश होता है वो वेलोसिटी के साथ किस प्रकार से चेंज होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हमारा वेलोसिटी का मान बढ़ जाते हैं
तो दोस्तों हमारा जो द्रव्यमान है उसका मान भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों द्रव्यमान बढ़ने के कारण जो हमारा जो स्पेसिफिक यानी चार्ज हो जाएगा, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट आवेश हो जाएगा, उसका मान घट जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों यानी जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एम नोट अपॉन में रूट के 1 माइनस के वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यदि अपन वेलोसिटी का मान बढ़ाएंगे तो दोस्तों हमारा मास का मान भी बढ़ जाएगा। और यदि मास का मान बढ़ रहा है तो दोस्तों हमारा स्पेस यानी दोस्तों हमारा विशिष्ट आवेश होता है क्यू अपॉन में एम, यानी एम की विड्थ का मानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि आप एम का मान बढ़ाएंगे तो दोस्तों हमारा जो इसका मान होगा वो घट जाएगा। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ने पर हमारा जो विशिष्ट आवेश का मान होता है वो घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 10वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि विद्युत आवेश मूल इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इस तथ्य को प्रामाणिक यानी रूप से सिद्ध किया था। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो दोस्तों यानी कोई भी यानी आवेश होता है वो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है हमेशा उसका पूर्ण गुणज होता है। यानी दोस्तों या तो 2e या 3e या 4e, कभी भी यानी 3.5e नहीं होगा। यानी दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसके आवेश का वह पूर्ण गुणज होता है। यह नियम दोस्तों यानी प्रायोगिक रूप में किसने सिद्ध किया था यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो अमेरिकन वैज्ञानिक है उन्हीं ने ही यानी हमारा जो तेल बूंद प्रयोग हो उसकी सहायता से दोस्तों इस यानी तथ्य को सिद्ध किया था कि यानी दोस्तों हमारा जो कोई भी विद्युत आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक यानी पूर्ण गुणज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 11th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ कि मिलिकन के प्रयोग में तेल की बूंदों पर निम्नलिखित में से कौन से आवेश पाए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो तेल बूंद प्रयोग था इसके अंदर दोस्तों हमारे जो तेल की बूंद है उस पर यानी कौन कौन से आवेश पाए जा सकते हैं, यानी कि दोस्तों कौन कौन से यानी आवेश संभव हो आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना मिलिकन ने एक यानी यह नियम दिया था यानी कोई भी हमारा जो विद्युत आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो दोस्तों हमारा जो बी वाला ऑप्शन है उसके अंदर अपन देखते हैं कि दोस्तों एक बार तो आवेश में 2e दिया हुआ है और एक बार आवेश यानी 10e दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये जो मान होता है ये हमारा 10e ही का ही है। यानी दोस्तों हमारा जो e का मान होता है वो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के गुनी से होता है। यदि इसको अपन 2 यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 10 की पावर माइनस 18 हो जाएगी। यानी दोस्तों इसके अंदर दोनों आवेश हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बल्कि दोस्तों सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है और डी वाले में 1.5 दिया हुआ है। तो इसके कारण ये दोनों ही गलत हो जाएंगे और दोस्तों यानी ए वाले में 0 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है उसके अंदर दोस्तों हमारे जो बी वाले आवेश हैं वही पाए जा सकते हैं क्योंकि उसी के ही अंदर हमारे जो आवेश हैं वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 12th क्वेश्चन है यानी जो 12वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ कि कैथोड किरण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करती है तो चुंबकीय क्षेत्र में उसका मार्ग होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कैथोड किरणें होती हैं दोस्तों वो कण प्रकृति की भी होती हैं और हम जानते हैं जब यानी दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत यदि कोई भी आवेशित कण प्रवेश करता है तो दोस्तों यानी वह वर्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। तो दोस्तों यानी हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं वो भी हमारी कण प्रकृति की होती हैं। तो कण प्रकृति के होने के कारण यह भी दोस्तों यानी विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यानी वर्ताकार यानी पाथ पर है दोस्तों यह है वर्ताकार मार्ग पर यानी गति करने लग जाएगी चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 13वां क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो स्पेसिफिक चार्ज होता है यानी जो विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जो स्पेसिफिक आवेश का जो मान होता है यानी फॉर्मूला होता है वो क्यू अपॉन में एम होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है वो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के गुनी से होता है। और दोस्तों इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31 होता है। तो दोस्तों यहाँ से यदि अपन इसको पावर से सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा क्योंकि दोस्तों ऊपर माइनस के गुनी से और ये 31 ऊपर चला जाएगा माइनस का तो ऊपर हमारा कितना बच जाएगा यानी कि दोस्तों 19 में से 31 जाएगा तो दोस्तों हमारा लगभग ये बचेगा 12 है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि इसको अपन सोल्व करेंगे तो आपका 0.16 प्राप्त होगा। तो इसको यदि आगे अपन यानी दोस्तों एक पावर को इधर लेकर आएंगे तो इसका जो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यानी 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलाम पर kg। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इस मान को यदि आपको डायरेक्ट याद रखना है यानी कि दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो वो तो हमारा कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के गुनी से और हमारा जो स्पेस
बेसिक आवेश होता है यानी विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन में एम का मान होता है 1.76 गुना 10 की पावर 11। इन दोनों को मान को दोस्तों आपको नोट कर लेना है, या आपके एक डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। आपका दोस्तों जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ कि उत्सर्जित कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो यानी जो कैथोड होते हैं दोस्तों, उससे जो किरणें उत्सर्जित होती हैं यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसी को अपन कैथोड किरणें कहते हैं। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपको बतानी है कि किस पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो कैथोड किरणें यानी दोस्तों आपने जो हमारा न्यूटन का जो यानी दोस्तों आइंस्टीन के जो समीकरण आपने पढ़ा था कि दोस्तों हमारा जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो दोस्तों हमारे ई यानी दोस्तों में एक तो हमारा कार्यफलन होता है, और ये हमारा दोस्तों जो इलेक्ट्रोवोल्ट यानी दोस्तों ये क्या होता है हमारा वोल्टेज होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कार्यफलन एवं हमारी दोस्तों जो वोल्टेज होती है दोनों पर ही निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हो कि जब कैथोड किरण एक धातु की प्लेट से टकराती है तो वह गर्म हो जाती है। कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा के कारण, कैथोड किरणों की स्थितिज ऊर्जा के कारण, या कैथोड किरणों के रेखीय वेग के कारण, या कैथोड किरणों के कोणीय वेग के कारण। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारी जो कोई भी कैथोड किरणें होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं कि किसी भी सतह से यानी टकरा कर दोस्तों यानी जो हमारी सतह होती है वहाँ पर यानी ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी दोस्तों इसको टकराने के बाद यानी गर्म हो जाती है ये प्लेट। तो आपको बताना है किस कारण होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारे जो कैथोड किरणों की यानी जो भी दोस्तों हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस गतिज ऊर्जा यानी दोस्तों यानी टकराने के बाद इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है, और हमारी जो प्लेट होती है वो गर्म हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी कैथोड किरणों की गतिज ऊर्जा के कारण दोस्तों हमारी जो प्लेट होती है वह गर्म हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। हमारे दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हो कि कैथोड किरणें होती हैं। दोस्तों हमें बताना कि हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं वो धन किरणें होती हैं, उदासीन किरणें होती हैं, हीलियम किरणें होती हैं, या इलेक्ट्रॉन पुंज होती हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे जो यानी कैथोड किरणें होती हैं वो है दोस्तों हमारे जो नेगेटिव रेज भी अपन इसको बोलते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे जो इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी दोस्तों हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। यानी दोस्तों अपन जब भी यानी कोई भी हमारी कोई नलिका है उसके अंदर कैथोड ये हमारा एनोड दोस्तों इनके मध्य वोल्टेज को मान को यदि अपन बहुत अधिक करते हैं दोस्तों हमारे जो कैथोड होते हैं उससे यानी दोस्तों यानी यानी दोस्तों बहुत ही अधिक स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो दोस्तों हमारे जो एस दर से यानी जो किरणें होती हैं उसी को अपन कैथोड किरणें कहते हैं। तो हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 17वां क्वेश्चन है। दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया होगी क्यों कूलाम आवेश का एक इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तो इसकी कुल ऊर्जा जूल में होगी। तो दोस्तों याद रखना, कोई भी हमारा दोस्तों यानी कोई एक यानी कण है उस पर आवेश यदि यानी क्यों है दोस्तों इसका वोल्टेज भी है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा क्यों भी होता है। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पर आवेश हमें यानी इलेक्ट्रॉन दिया हो तो इलेक्ट्रॉन पर क्यों कूलाम आवेश दिया हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो जाएगी ईवी जूल। तो दोस्तों हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो जूल में कितनी हो जाएगी ई इंटू वी। दोस्तों याद रखना जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो इज इक्वल टू में क्यू वी होता है। तो ये क्यू का मान यदि अपन ई रखेंगे तो ये हमारी कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 18वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है वो किसकी होती है, विभव की होती है, आवेश की होती है, शक्ति की होती है, ऊर्जा की होती है। दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्यू वी होता है। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए यदि अपन इसको करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मात्रक है इसको अपन ऊर्जा के मात्रक के यानी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। एंड दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है वो एक प्रकार से जूल की ही इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 19वां क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 19वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं यदि दाब की कोटि होती है। दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें है उसको कैसे उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों हमारे जो कोई भी यानी जो यानी एक कैथोड है एक एनोड है इसको दोस्तों एक यानी हमारी जो विसर्जन नली होती है उसके अंदर यानी बंद किया जाता है। और दोस्तों इन जो हमारी जो कैथोड एवं एनोड है उसके मध्य उच्च यानी वोल्टेज हमारे दोस्तों उत्पन्न किया जाता है। और दोस्तों यानी सामान्य यानी दोस्तों यदि अपन प्रेशर करते हैं तो दोस्तों उसके अंदर यानी हमारा जो विद्युत यानी गैस यानी
गैस विसर्जन है दोस्तों वो नहीं होगा। यदि दोस्तों अपन इसके मध्य का जो प्रेशर है उसका यानी मान को कम किए जाते हैं, तो दोस्तों यानी यानी यदि अपन प्रेशर का मान 0.01 कर देंगे, तो दोस्तों यानी कि जो हमारे कैथोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ से हमारी जो कैथोड किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। तो याद रखना दोस्तों, कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं वो हमारे दाब की किस कोटि पर होती हैं, वो याद रखना 0.01 या दोस्तों इसको इस प्रकार से भी दे सकता है कि 10⁻⁻2 तो यानी दोस्तों हमारा जो Hg का यानी दोस्तों हमारा जो मरकरी का जो प्रेशर होता है 0.01 इस पर ही दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं और दोस्तों हमारी जो धन किरणें उत्पन्न होती हैं, जो पॉजिटिव रेज उत्पन्न होती हैं, वो याद रखना 10⁻³ पर उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों ये भी यानी नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लेना। जो कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं वो दाब की 0.01 कोटि पर उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो 20 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हो कि निम्न में से कौन सा कैथोड किरणों का गुण नहीं है। दोस्तों आपको बताना कि यानी 4 गुण दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो कैथोड किरणों का नहीं है। यानी यह छाया बनाती है, यह ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, या प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, या यह विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। दोस्तों यार आपको बताना कि यानी कौन सा ऐसा गुण है जो हमारा कैथोड किरणों का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं दोस्तों इस पर यानी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं। दोस्तों ये एक इलेक्ट्रॉन का पुंज होती हैं, तो दोस्तों इस पर जो हमारा नेगेटिव आवेश होता है, तो दोस्तों यदि इसको अपन विद्युत क्षेत्र में यदि अपन विक्षेपित करेंगे, तो दोस्तों यदि विद्युत क्षेत्र इसके यानी विपरीत डायरेक्शन में होता है, तो इसकी यानी गतिज ऊर्जा का मान हमारा बढ़ जाएगा। यदि सेम डायरेक्शन में है तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी का मान कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो कैथोड किरणें होती हैं वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, बल्कि यहाँ पर में दिया हुआ है कि नहीं होती, तो हमारे ये असत्य कथन हो जाएगा, यानी कि यही इसका गुण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपके लिए 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हो कि एल्फा कण तथा प्रोटॉन के विशिष्ट आवेश का अनुपात होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना कि हमारा जो एक एल्फा कण होता है और दूसरा जो प्रोटॉन होता है, इन दोनों के लिए जो हमारा जो स्पेसिफिक चार्ज होता है यानी जो विशिष्ट आवेश होता है उसका अनुपात कितना होगा। हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो विशिष्ट आवेश होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा Q/m होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो एस एल्फा अपॉन में जो SP है यानी एल्फा कण के लिए स्पेसिफिक आवेश है, एवं दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन के लिए जो विशिष्ट आवेश है उसका जो रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा Q एल्फा अपॉन में QP, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा हमारा MP और ये हो जाएगा हमारा M एल्फा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो एल्फा कण का जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, और दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो हमारा E होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि हमारा MP है, तो दोस्तों एल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यहाँ से यदि अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो MP से MP कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अपन काट देंगे 4 को। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो एस एल्फा एवं SP का जो अनुपात निकल कर आता है वो हमारा 1/2 निकल कर आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एल्फा कण एवं प्रोटॉन के लिए जो विशिष्ट आवेश का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:2। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया कि जब कैथोड किरणें बहुत अधिक परमाणुक भार वाले एनोड से टकराती हैं तब वहाँ प्राप्त होती है। दोस्तों आपको बताना कि दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं वो यदि अधिक परमाणु भार वाली दोस्तों प्लेट से यदि टकराती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो किरणें उत्पन्न होंगी वो किरणें कौन सी होंगी, धनात्मक किरणें, एक्स किरणें, या गामा किरणें, या केनाल किरणें। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पर जो किरणें उत्पन्न होंगी वो होंगी एक्स किरणें। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारी जो कैथोड किरणें होती हैं वो उच्च विभव पर यदि अधिक परमाणु भार वाले एनोड से टकराती हैं, तो यहाँ पर जो टकराने पर दोस्तों हमारे जो एक्स किरणें होते हैं उसका उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आज के लिए आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो 23वां क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया हुआ कि थॉमसन के द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफर में विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है। दोस्तों हमारा जो थॉमसन का जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफर यानी विधि है उसके अंदर दोस्तों थॉमसन ने इसकी विधि के द्वारा हमारा Q/m का मान निकाला था। यानी दोस्तों हमारा जो विशिष्ट आवेश होता है इसके मान को उत्पादित किया था, और दोस्तों इसको मान को उत्पादित करने के लिए दोस्तों इसने जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया था वो याद रखना दोस्तों दोनों को एक साथ एवं समांतर आरोपित किया था। तो इसकी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारे जो थॉमसन ने वैज्ञानिक है उन्होंने स्पेसिफिक चार्ज का मान निकालने के लिए विद्युत आवेश एवं हमारा जो
यानी विद्युत क्षेत्र एवं जो चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों को एक साथ एवं एक दूसरे के समांतर आरोपित किया था और उसी के द्वारा दोस्तों फिर इसका जो पथ हुआ हमारा जो इलेक्ट्रॉन का, उस पथ के द्वारा ही Q/m का मान निर्धारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन आज आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट के ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के साथ मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप सभी को जय हिंद, जय भारत।